जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दो तीन क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मैं उनका जवाब भी देता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ मल्टीपल प्रोडक्ट के हवाले से, ताकि आपको चीज़ में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो हम ज़रूर उसको इंशाल्लाह शामिल करेंगे। जी, अभी जो हैंड रेज़ किए हुए हैं मैं इनको शामिल करूंगा, बट थोड़ी देर मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने दें, ताकि अगर कल के हवाले से कुछ चीज़ें अनक्लियर थी, बिकॉज हमने बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम पे किया था, तो वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। मैं जी ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पास वैसे मौजूद है तो आप ये 6-9 बी जो है ये पिक कर लें, मैं इसको लेके आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। जी, अगेन मैं क्वेश्चन बढ़ के पहले सॉल्व कर दूँ जी, फिर आपके सवाल वगैरह ले लेता हूँ। जी, complete power accessories sell of golf shoes, gloves and laser guided range finder to measure the distance। 3 प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं यहाँ पे भी। ग्लव्स हैं, शूज़ हैं, ग्लव्स है और लेज़र गाइडेड रेंज फाइंडर है। शोन बिलो इज़ द यूनिट कॉस्ट एंड सेल्स डाटा। यूनिट सेल प्राइस तीनों प्रोडक्ट्स की बता दी गई है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी तीनों का बता दिया है, एंड यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी तीनों का बताया हुआ है, सेल्स मिक्स भी बताया हुआ है। एक सवाल ये भी आया हुआ था, अगर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो, थाउजेंड्स में भी हो सकती हैं, यानी सैकड़ों प्रोडक्ट्स इदारा बना रहा है, हज़ारों बना रहा है, तो फिर तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार यही रहेगा, तरीक़ाकार में कोई फ़र्क नहीं आता, चूँकि ये तो आजकल वैसे भी कैलकुलेशंस वगैरह जितनी भी हैं ये तो सॉफ्टवेयर में एंटर की जा सकती हैं, उसको किया जा सकता है। मैं यहाँ से ये पिक कर रहा हूँ 40, 70, 50 ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 40, 70 एंड 50, 40, 70, 50 जी, 40, 70 एंड 50 इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और रेशो जो बताई हुई है 40, 50, 10 की है, तो 40%, 50% एंड 10%। ये वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने का आपको तरीकाकार बताया था, कल साहब ने पूछा था, इसे एवरेज भी कहते हैं, टेक्निकली दिस इज़ वेटेड एवरेज। जी, मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे तो 56 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बनता है, एंड फिक्स कॉस्ट इज 1,008,000। तब आप सॉल्व करेंगे 1,008,000 को आप डिवाइड करेंगे, जो वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है आपका, फॉर्मूला कल हमने आपके सामने लिखा था जी यहाँ पे। जी, अब ये वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जी 1। अब फॉर्मूला हमने कल देख लिया था, हमारे पास मौजूद था, ये है फॉर्मूला हमारे पास। वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है पर यूनिट उस फिक्स कॉस्ट को उससे 1,008,000 डिवाइडेड बाय 56 था, और आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। 1,008,000 डिवाइडेड बाय 56 अगर करेंगे तो ये 18,000 यूनिट्स बनेगा। मैं शो कर देता हूँ दोबारा, 1,008,000 फार्मूला उधर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहीं पे सॉल्व कर दूँ, 1,008,000 डिवाइडेड बाय 56 करें तो आपके पास 18,000 जो है वो आंसर बनता है। ये 18,000 यूनिट्स जो हैं ये आपका रिज़ल्ट बनता है जी, जो ब्रेक इवन पॉइंट है। बट अगर अगला सवाल ये है, ये ब्रेक इवन पॉइंट तो बन गया टोटल में, लेकिन आपने ये टोटल यूनिट्स 18,000 बेचने हैं, तो कितने एक्स के, कितने वाई और जी के बेचने हैं,
तो लास्ट डे भी तरीका कार बताया था कि कॉम्बिनेशन वही रहेगा, तो कॉम्बिनेशन में 40% एक्स के बेचे जाएंगे और जी फिर सॉरी जी फिर 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो 9,000 दूसरी 9,000 दूसरी प्रोडक्ट के हैं और इसी तरीके से अगर 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% करेंगे तो आपको यूनिट्स मिल जाएंगे जितने आपने बेचने हैं इन तीनों प्रोडक्ट्स के। तो 7,200 9,000 1,800 यूनिट्स बेचेंगे तो कलेक्टिवली उतने यूनिट्स बेचने से आपको ब्रेक इवन होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ आपकी आसानी के लिए, 7,200 यूनिट्स सेल करने हैं आपने इसके इन 9,000 एंड 1,800, ये कॉम्बिनेशन बनता है 9,000 एंड 1,800। ठीक है जी। सो अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करने के लिए कल चूँकि पूरा डेटा नहीं था तो हमने जितना था उससे कर लिया, बट एनीवेज आज हमारे पास वो डेटा मौजूद है, हम उस डेटा को लेके चल सकते हैं। जी वो जो डाटा मौजूद है उसमें 7,200 यूनिट्स आपने एक्स प्रोडक्ट के सेल करने हैं एंड सेलिंग प्राइस आपको डिस्प्ले में नज़र आ रही है, 100 है, 80 है एंड 270 है। सो 7,200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 7,20,000। दूसरी प्रोडक्ट के जो यूनिट्स बेचे जाएंगे दैट इज़ 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 सेलिंग प्राइस है। देन थर्ड प्रोडक्ट के 1,800 यूनिट सेल किए जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 270 सेलिंग प्राइस है। ये तीनों की सेल प्राइस आ गई। देन वेरिएबल कॉस्ट 7,200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पहली प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट 60 है। देन जी दूसरी प्रोडक्ट 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 90,000 एंड थर्ड प्रोडक्ट 1,800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 220। सो इन तीनों ये माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आया, और अगर ये टोटल देखेंगे तो 10 यानी ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये इन तीनों का सम हुआ है। ठीक है जी। और हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,008,000 है। अगर हम माइनस कर देंगे इसके अंदर से, अगर हम इसके अंदर से माइनस करेंगे तो हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाएगा, वो ज़ीरो है, 1,008,000 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। तो ये प्रूव होता है कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स से ब्रेक इवन फाइंड करना है तो तरीक़ाकार आपके सामने मौजूद है, और इसी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए हमने इंडिविजुअल पहले प्रोडक्ट वाइज पहले टोटल ब्रेक इवन निकाला कितने यूनिट्स बेचे, पर उसको प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देन हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब ये था नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हवाले से। अगर यूनिट्स में आपने निकालना है और अगर हमने डायरेक्टली अमाउंट में निकालना है तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ कि अगर सेल्स डॉलर में निकालना हो तो तरीक़ाकार तो वही रहेगा, तरीक़ाकार में ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। बस सिर्फ और सिर्फ हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है वो वेटेड निकालनी पड़ेगी। मैं एक क्वेश्चन और पिक कर रहा हूँ जी वहाँ से, और फिर आपके सामने करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आई होप क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ये 6-10B है, आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। सो ये टेक्नोक्रॉनिक सेल्स टेलीविजन एंड डीवीडी प्लेयर दो चीज़ें हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं लेकिन दो है। द बिजनेस डिवाइडेड इनटू टू divisions along the product line, CVP income statement for the recent quarter activities given below. सेल्स बताई हुई है इन टोटल, पर यूनिट नहीं, टोटल सेल प्राइस बताई हुई है, और वेरिएबल कॉस्ट बताई हुई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताया हुआ है, फिक्स कॉस्ट बताई हुई है और नेट इनकम मौजूद है। पहली रिक्वायरमेंट है डिटर्मिन द सेल्स मिक्स परसेंटेज एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो फॉर ईच डिवीजन। नंबर 1, हर प्रोडक्ट का अलहदा अलहदा डिवीजन का आप CM रेशो कैलकुलेट करें।
और सेकेंडली आप उनका मिक्स कैलकुलेट करें। पहले ज़रा सी एम रेशो जो कि कन्वेंशनल है, आपको पता है सी एम कैसे रेशो निकलता है, सी एम डिवाइडेड बाई सेल्स। तो मैं यहीं पे टीवी का अगर आपके सामने निकालूँ, मैं दूसरी जगह पे नहीं जा रहा, यहीं पे कर रहा हूँ ताकि आपके सामने होता जाए। तो सर डिस्प्ले नहीं आ टीवी रहा। का जो सी एम, जी एहसन साहब डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं? नहीं सर, सीन नहीं आ रही, आपकी डिस्प्ले नहीं आ रहा ओके, सर सीन। जी मैंने दोबारा शेयर किया, बताइए अब आ रहा है? हाँ जी सर, ठीक हो गया सर। चलें, दैट्स ग्रेट जी। जी ये क्वेश्चन अगर पहले नज़र नहीं आ रहा था, मैं दोबारा शो कर देता हूँ जी। कंपनी सेल्स डिवीजन टेलीविजन सेट्स एंड डीवीडी प्लेयर्स, द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन्स along product line. CVP income statement for a recent quarter activity are presented below. You are given with this information. आपकी जी सेल्स बताई हुई है, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट इज अवेलेबल, इनकम बना हुआ है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, determine the sales mix percentage and contribution margin ratio. So firstly we are going to calculate contribution margin ratio for each division. 240,000 contribution margin है पहले डिवीजन का, डिवाइडेड बाय सेल्स 800,000 है, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो परसेंटेज में, सो 30% टेक्निकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पहले वाली डिवीजन का। और दूसरे वाली डिवीजन के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इज 2 लाख जी, और मल्टीप्लाई 100 से करें परसेंटेज में, तो 30-20 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अगर ये 30-20 कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है बेसिकली, तो अगर हम वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालना चाहते हैं, तो दो प्रोडक्ट्स हैं आपकी, टीवी और डीवीडी। आपको इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पहले मेंशन करना है। ये हमने निकाल लिया, 30% और 20% बनता है, तो 30% 20% ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है। ये 30-20 परसेंटेज का साइन मैं बाद में ऐड कर देता हूँ। और सेकंड रिक्वायरमेंट इसमें है कि सेल्स मिक्स परसेंटेज निकालें। सेल्स मिक्स परसेंटेज निकालने के लिए आपको देखना है कि दोनों प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी सेल्स हो रही हैं। पहली प्रोडक्ट की 8 लाख सेल है, दूसरे की 200,000 है, और टोटल सेल 1 मिलियन 10 लाख है। आप परसेंटेज निकालेंगे सेल्स की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या डिवीजन की डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो अगर 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 80% सेल्स टीवी की हो रही है और 20% डीवीडी की हो रही है। मतलब ये प्रैक्टिकली आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं तो ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ। 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 80% और 20% बनेगा। तो सो ये 80% है, और ये 80% है, और ये 20% है। ये चूँकि वो मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया है, तो इसका मतलब वो 80% को सॉल्व करके 0.80 0.20 उसका मिक्स लिख रहा है, अदरवाइज ये 80% भी लिखा जा सकता है। तो वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालने का तरीकाकार वही है जैसे वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला गया। वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो लेंगे और उसको उसके वेटेड या मिक्स परसेंटेज जो है, सेल्स मिक्स जो है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट इट अल्टीमेटली कि आपका क्या क्या वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है। तो योर वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज 20। दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, सम करेंगे, तो ये टेक्निकली 28% है। 28% इज योर वेटेड सीएम रेशो। अगर ये वेटेड सीएम रेशो 28% है, तो अब कल जो फॉर्मूले आपके सामने शो किए गए, ब्रेक इवन पॉइंट एंड अमाउंट निकालना चाहते हैं, यू नीड टू डिवाइड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड सीएम रेशो। तो वेटेड सीएम रेशो आपकी 28% है। फिक्स कॉस्ट हम क्वेश्चन में से देख लेते हैं, मैं दोबारा शो कर दूं, ये 28% वेटेड सीएम है, और फिक्स कॉस्ट 1,40,000 है क्वेश्चन के अंदर। सो 1,40,000 इज योर फिक्स कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाय 28%। आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले वाली जगह पे मैं आ गया हूँ जी। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 28%,
आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। 140,000 डिवाइडेड बाय 28, तो ये 5 लाख बनेगा डॉलर 5 लाख। ठीक है जी, डॉलर 5 लाख आपकी अगर अमाउंट में इतनी सेल्स होगी तो आपका ब्रेक इवन होगा। अगेन आप इसको प्रूव करना चाहें तो यू कैन प्रूव इट। प्रूव करने के लिए वो जो 5 लाख की टोटल सेल्स निकली है उसको 5 लाख की जो टोटल सेल्स निकली है आपको उसी तरह से प्रोपोर्शन में कि एक्स प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए, टीवी की कितनी होनी चाहिए और डीवीडी प्लेयर की कितनी होनी चाहिए, तो 80% है, यानी 4 लाख इसमें से टीवी की सेल होनी चाहिए और जो 20% है वो डीवीडी की सेल, तो 4 लाख एंड 1 लाख ये बनता है आपका। तो अगर हम यहाँ पे फिल करना चाहें ये टीवी और ये डीवीडी, अभी ये वाला कॉलम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता जी, हम यहाँ पे वैल्यूज फिल कर लेते हैं। टीवी की जो सेल्स है वो 4 लाख है और डीवीडी की जो सेल्स है वो 1 लाख है। टोटल वाले कॉलम में देखेंगे तो 5 लाख आ रहा है। हमें इसमें वेरिएबल कॉस्ट फिल करनी है तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो तो हमने निकाली हुई है, 30% और 20% है। सो अगर सेल्स 4 लाख है तो इसका 30% जो है, मैं आपकी आसानी के लिए चलिए परसेंटेज में लिख लूँ, 30% जो है ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 120,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। और दूसरी प्रोडक्ट के लिए 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20,000 हो जाएगा। इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ सकता है या इसमें से ये माइनस करके आ सकता है। सो वी नीड टू फिल दिस वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो। ये अब वो मिसिंग वैल्यू वाली बात है। अगर 100,000 सेल्स है, 20,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो फॉर श्योर जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 80,000 होगी। या अदरवाइज अगर ये 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो 80% इज योर फिक्स कॉस्ट, 30% अगर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो 70% इज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो आप 70% से सॉल्व कर लें या आप वैसे सॉल्व कर लें, इन दोनों का डिफरेंस ये 280 ही बनेगा। सो इन दोनों का सम किया तो ये हमारे पास 360, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है 140 का है और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 140 की है। तो अगर हम यहाँ पे 140 की फिक्स कॉस्ट एंटर करते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है। सो वी कैन प्रूव दैट। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट के हवाले से ये सारी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी है ताकि आपको समझ आ सके। रिक्वायरमेंट थी कंपनी का वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाले, हमने कैलकुलेट किया, 28% निकला। कंप्यूट कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, हमने कैलकुलेट किया, 5 लाख निकला। डिटर्मिन द सेल्स लेवल इन डॉलर्स फॉर ईच डिवीजन, हर डिवीजन का कितना कितना होगा वो भी हमने निकाला, 4 लाख और 1 लाख। अभी यहाँ पे प्रूव करने को नहीं कहा गया, ये जो मैंने टेबल बनाया ये जस्ट टू शो यू कि जो हमने कैलकुलेशन की है दैट इज अप टू द मार्क और वो करेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने दोबारा इसीलिए पूरे का पूरा रीकैप कर दिया। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अब आप सवाल कर सकते हैं। 86 क्वेश्चन आए हैं जी टाइप होके और कुछ हैंड भी रेज हुए में हैं माशाल्लाह। तो फिर क्या बात है, मैं जो हैंड रेज वाला है पहले उनसे ले लेता हूँ जी। जी नजम, क्विकली नजम आप अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपकी आवाज़ तो आ रही थी, स्क्रीन नहीं थी, शो चलिए नहीं अब कोई और सवाल तो नहीं है ना जेंटलमैन? ऑपरेटिंग लीवरेज सर समझा नहीं है। मैंने कल बता दिया था वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। थैंक यू ओके सर। जी। अपना खुद ही बंद कर लें माइक जेंटलमैन, मुझे बंद करने को ना कहें। नुमैर, जी नुमैर आपका क्या सवाल है? सर मेरा तो एक सवाल ये है कि ना रेलिवेंट ना रेंज के ना बारे में सर मुझे कि ये जेंटलमैन सही हम काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिक्स कॉस्ट जो होती है वो फॉर एवर फिक्स नहीं रहती। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी फॉर अ रेलेवेंट रेंज, विद इन अ रेलेवेंट रेंज। मिसाल दी थी कि अगर हमारे पास एक प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट को लगाने के लिए हमें कुछ जगह रिक्वायर्ड है और अगर जगह का हम किराया देते हैं तो रेंट इज़ आवर फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर आपके प्लांट की एक कैपेसिटी है, फ़र्ज़ कर लें उस प्लांट से 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो सकती है, तो इसका मतलब अगर आप 10,000 यूनिट्स तक प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको एक ही प्लांट चाहिए और एक प्लांट के लिए जगह भी उतनी चाहिए जो आपने ऑलरेडी रेंट पे ली हुई है।
सो आपका किराया कांस्टेंट रहेगा, चाहे 1 यूनिट बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए या 10,000 बनाए। लेकिन अगर आपको 10,000 से ज़्यादा डिमांड आ जाती है तो आपको 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, तो करंट प्लांट आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, फिर आपको एक और प्लांट लगाना पड़ेगा। एक और प्लांट लगाएंगे तो एक और जगह लेनी पड़ेगी। अगर एक और जगह लेंगे तो इसका मतलब किराया बढ़ जाएगा। वो जी किराया सर ऐसे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अब 2 प्लांट लग गए, यानी अब 10,000 से लेके 20,000 यूनिट्स तक आपका रेंट फिर फिक्स हो गया। ये 0 से 1000 10,000 और 10,000 से 20,000, इसी तरह से 20 से 30, ये रेंजेस जो हैं इन्हें हम रेलिवेंट रेंज कहते हैं। तो जनरली जब कहा जाता है फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है बट विद इन रेलिवेंट रेंज। बियॉन्ड रेंज जाएंगे तो उसमें चेंज आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जी सर ऐसे ही है। चलें, अपनी आवाज़ ज़रा म्यूट कर लें खुद ही। जी जी मानूर, सर आपका सवाल है जी, पूछ लें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, आपने एक तो न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं बुक से, ठीक है, जो जी आपने हमें रेकमेंड किया है, और जी एक आप करवा रहे हैं न्यूमेरिकल्स जो आप एडिशनल लेते हैं। अच्छा जी मुझे ये एडिशनल। बताइए कि हम, जी जी, हमें ये बताइए कि हम बुक से ज्यादा कर रहे हैं, पेपर में किससे ज्यादा आते हैं, नहीं, ताकि पेपर बहुत में आ रहे ना हैं। बुक से आते हैं, पेपर में ना बुक से आते हैं ना हैंड आउट से आते हैं। पेपर में अच्छा कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है, इन ठीक है सवालों सर। में से कोई सवाल रेप्लिकेट नहीं होता। ये जो एडिशनल प्रैक्टिस देने का पर्पज़ है वो भी यही कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए जाएं। एक किताब अच्छा से अच्छा आप कर रहे हैं, एक और किताब से करेंगे, अगर डिफरेंट एंगल से इंग्लिश लिखी हो, डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन किया गया हो, आपको जी जी किस तरह से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस ठीक है। पर्पस के लिए है। पेपर में कोई सवाल ऐसा नहीं है जो किसी पर्टिकुलर किताब के सवाल से कॉपी किया जाएगा। कॉन्सेप्ट यही होंगे, क्वेश्चन सेल्फ मेड होता है, वो नया बनाया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। मानूर अपना हैंड डाउन कर लें, नुमैर आप भी अपना हैंड डाउन करें और माइक म्यूट कर लें। जी सईद कादिर, जी सईद कादिर, सईद कादिर आप सवाल कर सकते हैं जेंटलमैन। ओके यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है जी। फायजा रियाज, जी फायजा आप अपना सवाल कर सकती हैं। सर ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, इसको एक बार रिपीट कर दें। ये 140 जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है वो मुझे समझ नहीं आई। बच्चे ये 140 तो लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकला, आप वो कह रहे हो? जी जी ये कह रही जो 120 और ये 20,000 है। जी ये कैसे आया है बच्चे? ये आया है, आपकी सेल्स जो है 4 लाख है जी और जी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आपने फाइंड आउट किया था 30 और 20%। ठीक है, जी तो अगर 4 लाख की सेल होगी तो 4 लाख का 30% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। वो हमने कैलकुलेट किया, वो 120,000 निकला है। अगर ठीक है। डीवीडी वाली देखें तो उसका 20% है, तो 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लिया गया। अब अगर ये दरमियान वाली वैल्यू निकालनी है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये 100 माइनस 20 कर लें तो ये वैल्यू निकल आएगी। दूसरा तरीकाकार 4 माइनस 120 तो 280 निकलेगा। दूसरा तरीकाकार ये भी है कि अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% है, सेल्स 100% है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% है, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 70% होगी। तो ये 70% सॉल्व करें तो भी 280 बनता है। 400 में से 120 का डिफरेंस ले लें तो भी 280 बनता है। इन दोनों को सम किया तो ये 140,000 बनता है। ठीक है, या इसमें से 500,000 जी सर ठीक है। माइनस 360 करेंगे तो 140 बनेगा। ये जस्ट टू प्रूव है कि जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया है वो गलत नहीं है, लॉजिकली साबित हो रहा है। जी इज दैट क्लियर? ओके सर थैंक यू। जी आप अपने हैंड डाउन कर लें और जी माइक सर। म्यूट कर लें। ठीक है जी, कासिम अब्बास आप पूछ लें जेंटलमैन जल्दी से। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, जिन्होंने वो क्वेश्चन बड़े लंबे चौड़े, उधर 88 क्वेश्चन अब वहाँ पे आ रहे हैं, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड एवरी क्वेश्चन। अगर आप, मैंने इसीलिए हैंड रेज का ऑप्शन दोबारा रिक्वेस्ट करके ऑन करवाया है कि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करके पूछ लें। कासिम आप अपना सवाल पूछें। जी कासिम साहब इंटरेस्टेड नहीं है मेरे ख्याल में सवाल पूछने में। कासिम अब्बास लाहौर आया है। ओके जेंटलमैन, एज पर योर विश। जी सवाल है सेल्स मिक्स
अगर तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं तो मैं आई वुड बी मोर कंफर्टेबल, अदरवाइज मुझे वो वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा। जी किसी ने हैंड रेज किया है इस टाइम पे या नहीं, आई डोंट नो। चलो अभी नहीं आ रहा जी। चलें जी, सेल्स मिक्स में एवरेज सीएम रेशो किस तरह फाइंड करेंगे, मैंने बता दिया था, अभी बता दिया जी। कल वाले डेटा से या नए वाले क्वेश्चन से तो मैंने बता दिया, अभी मेरे ख्याल में ये डन हो गया है जी। एनीवेज जी, जेंटलमैन हु हैज रेज्ड द हैंड जी, 2016 1220 आप बात कर सकते हैं। हेलो जी जेंटलमैन बोलें। फिर जब आपने ये सवाल स्टार्ट करा था उसके जब आप बोल रहे थे तो सिर्फ आपकी आवाज़ आ रही थी, स्क्रीन तो शो हो नहीं रही थी सर 5 से 7 मिनट तक जीरो। मेरे को अच्छा जी, समझ ही नहीं आ रहा था, तो आपने जो अच्छा बताया सिर्फ आपकी आवाज़ आ रही थी सर। आप काइंडली तो जो दोबारा अभी मैंने करवाना बाद में करवाया जेंटलमैन, ये समझ आ गया या ये नहीं आया? सर। आपने जब ये सवाल स्टार्ट करा था सर उसके बाद से ही आपकी सिर्फ मेरा आवाज़ आ रही बेटा थी ये 5 वाला सवाल जब स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम तो स्क्रीन नहीं नज़र आ सर, रही थी, नहीं सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रही थी। चलें अभी आपके सामने सवाल है, आप बता दें आपको क्या मसला है, आप ये देख लें। ये हमने पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाली है। आप तो मेरे ख्याल में मुझे पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ना ज़रा कम चाह रहे हैं। 800,000 और 240,000 रेशो ली हमने, 240 डिवाइडेड बाई 80, 800,000 किया तो ये 30% CM रेशो बनता है। टीवी अब आवाज़ आ रही है जेंटलमैन, आपको जी तस्वीर जी भी आ रही है जी जी सर, अब आ रही है। जी। 40,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और 2 लाख से डिवाइड किया तो ये 20% बनता है, ठीक है। और अगर सेल्स मिक्स यहाँ पे दिया नहीं है, वह खुद से परसेंटेज निकालना चाहते हैं। 8 लाख की सेल टीवी की है, 2 लाख की सेल डीवीडी की है, टोटल डिवाइड सेल कर 1 देंगे। मिलियन की है। तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 80% टीवी और 20% डीवीडी सेक्शन है, ठीक है। सही है सर, ठीक है। तो जेंटलमैन ये 30-20 कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेजेस हैं। कंट्रीब्यूशन रेशो जो है सेल्स मिक्स है 80% और 20%, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये वेटेड सीएम रेशो बनी है आपकी, ठीक है जी। तो ये जो वेटेड सीएम रेशो है ये 28% बनती है, फाइन। अब ये जो 28% वेटेड सीएम रेशो है, इसको हमारे पास फॉर्मूला मैंने कल भी शो कर दिया था। ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में अगर निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड सीएम रेशो। तो 1,40,000 की 140,000 की फिक्स कॉस्ट है, 28% वेटेड सीएम रेशो है, उसको डिवाइड कर लें अपने पास कैलकुलेटर पे तो 500,000 निकलेगा। तो 5 लाख की टोटल सेल होगी तो ब्रेक इवन होगा। तो प्रोडक्ट वाइज कितनी होगी, जितना जितना उनका वेटेज है। तो 5 लाख का 80% बनता है 4 लाख, और 5 लाख का 10% सॉरी 20% बनता है 1 लाख, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 4 लाख और 1 लाख टोटल सेल्स 5 लाख। ये प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर कहा रहे तो करते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, फाइन। अभी ये बात हो रही थी सवाल के जवाब में भी मैंने बताया 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो जो 4 लाख की सेल है इसका 30% सॉल्व करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन टीवी का आ गया है। डीवीडी का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 20% है तो 1 लाख का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पे निकल आएगी। अगर डिफरेंस नहीं ले सकते तो ये अगर 20% है तो 80% आपका वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पे ये 30% है तो 70% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ये कर लेने के बाद 120 ये टोटल 140 बनता है। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्ट वाइज कॉलम में नहीं आती, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। तो 140 माइनस करेंगे 0 आ जाता है। अब तो समझ नहीं आया? नहीं सर, आ गया सर, अब समझ चलिए बड़ी मेहरबानी। ये जो गिले शिकवे हैं ज़रा इनसे मेरे ख्याल में हम गुरेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो चली गई थी स्क्रीन, तो जेंटलमैन आप हैंड रेज कर दें उसी वक्त। जी रुतबा आप अपना सवाल कर लें क्विकली। और जिन्होंने उधर बेतहाशा सवाल टाइप किए हैं मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा अगर यहाँ से लाइव पूछ लें मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सर मुझे ये बोलना था, जो आपने पहले सवाल बताया उसको रिपीट कर दें क्योंकि वो कौन शो सा नहीं वाला? हो रहा इस वजह से, जो इससे पहले सर आपने बताया था। ओहो हो, कितनी जुल्म की इंतहा है। वो मैं रिपीट करूँ अभी? मैंने ये वाला समझ आ गया या नहीं आया? सर ये आ गया, लेकिन वो वाला भी एक बार बता दें। मैं बता देता हूँ, लेकिन ये समझ आया कि नहीं पहले ये बताओ। यस सर, ये आ गया है। बस अगर ये आ गया तो वो तो खुद ही आ जाना चाहिए। तो चलो वो सेम है सर इसके।
सेम ही होते हैं सारे, बहन भाई होते हैं जैसे। ये सामने आ गया सवाल, नजर आ रहा है अब? यस सर। ठीक है, ये 40, 70, 50 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये पर यूनिट है, ठीक है। जी सर। और 40, 50, 10 की रेशो है, तो ये लिखा हुआ है 40 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 70 का, 50 का, ये रेशो है 40, 50 मिक्स की। इनको मल्टीप्लाई किया तो वेटेड सीएम निकला है 56। समझ आ गई बात? ओके सर। ओके, फिक्स कॉस्ट कितनी है? कैलकुलेटर पे सॉल्व करो जल्दी से। 1,01,008,000 और जो वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 56 है। डिवाइड करो, कितना रिजल्ट आता है? ऐसे वैसे डाल के कैलकुलेटर भी ले लें जल्दी से। 18,000 आता है, मैंने तो ये बताना है। यस सर 80,000 अब अगर 80,100 हो गया। 18,000 आ रहे हैं तो 18,000 को आपने डिवाइड करना है तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर उसी प्रोपोर्शन से, 40, 50 और 10। समझ आ रही है बात? ठीक तो है सर, ठीक 18,000 है। का 40% लेंगे तो 7,200 यूनिट्स, यस सर। 9,000 और 1,800 ये यूनिट्स हैं। मैंने सही। इससे पहले यही यूनिट्स लेके यहाँ पे टेबल बना के उसको प्रूव किया था कि आप यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट के यूनिट्स तीनों प्रोडक्ट की सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, तीनों प्रोडक्ट के यूनिट तीनों प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें। समझ आ रही है बात? ओके सर, ठीक तो है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकले तो फिक्स कॉस्ट माइनस करें, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। बात प्रूव हो जाएगी, जो हमने किया है वो शायद ठीक ही किया है। इज अच्छा, दैट सही है। क्लियर? यस सर। ओके, चले अब किसी और का सवाल है तो जी जल्दी से, क्विकली, एनीवन हैविंग क्वेश्चन? अब ये जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपने करने हैं, इन सारे के सारों को, यानी मेरे से नहीं कराना, क्योंकि आप मेरे से करा रहे हैं तो मैं पेपर दे के पास हो जाऊंगा, लेकिन अगर आपने पेपर देना है तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। जी राजा सद्दाम साहब, यू मे रेज योर क्वेश्चन नाउ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जब पूछना था प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा है तो फिर जी इसको जी कैसे जेंटलमैन, मैंने आपके सवालों को बड़ा सीरियस लेता हूँ, और मैंने सबसे पहले सवाल आपका ही जवाब दिया था जब बात करते हुए, हज़ारों प्रोडक्ट्स भी क्यों ना हों, तरीकाकार यही रहेगा, तरीकाकार में चेंज नहीं आता। अब आप यूनिलीवर की बात करेंगे, आप मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, उनकी बात करेंगे तो उनकी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, तो तरीकाकार यही रहेगा। अब इस तरीकाकार के अंदर करना कुछ नहीं है। अगर हमने ये, मैंने आपके सामने ये एक्सेल में किया है, और आप अगर फील्ड में काम कर रहे हो तो ये एक्सेल में आप 1000 प्रोडक्ट की सेल प्राइस या कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखते हैं और सेल्स परसेंटेज लिख दें तो ऑटोमेटिकली वेटेड सीएम भी निकल आएगा, और उसी प्रोपोर्शन से आप फिर ये यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीकाकार चेंज नहीं होगा, तरीकाकार और पैटर्न यही रहता है। इज दैट क्लियर? बस वर्किंग लेंथी हो जाएगी? जी लेंथी हो जाएगी, ज़ाहिर बात है, जब आप बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो बंदे भी, वर्कर भी ज़्यादा ही होंगे आपके पास, और कंपनी ने पैसे भी ज़्यादा दिए होंगे, तो कंपनी पैसे ज़्यादा देगी तो काम भी ज़्यादा लेगी। ठीक है जी, तो आई होप क्लियर हो रहा है सदाम साहब, आपको समझ आ रही हैं चीज़ें? जी जी सर। चलें, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका हाथ नीचे कर दिया जी। किसी और ने अगर हैंड रेज़ किया हुआ है तो अभी तो नहीं रेज़ किया हुआ। बहरहाल सदाम साहब, मैं ज़रा अब सवाल ले लेता हूँ। मैं जो बता रहा था जी वो ये है कि आपने अब ये जो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये करने हैं, सारे मेरे से नहीं कराने, क्योंकि अगर मुझसे पूरे आप करवाएंगे, आप पॉइंट वाइज पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जो आप सवाल टाइप करते हैं ना, उससे मसला यही आ रहा था कि आप पूरा सवाल रेफर कर देते थे, तो मैं आपसे आई एम अनएबल टू आस्क कि आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगर आप वो पर्टिकुलर पॉइंट जो तंग कर रहा है वो समझ ले, इंस्टेड ऑफ के सारा क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करवाएं, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पास हो जाऊँगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पास होंगे। सो आप खुद से प्रैक्टिस करें। इट्स लाइक अ ड्राइविंग, जो लर्न करते हैं, अगर ड्राइविंग लर्न करनी है तो ड्राइविंग लर्न करने के लिए आपको खुद ड्राइव करना है, इंस्टेड के मेरे से ड्राइव करवाएं। मैं गाइड कर रहा हूँ, ड्राइव आप ही करें। आपको जो इशू है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो जरूर पूछ सकते हैं। नुमैर, आप अपना सवाल कर लें जेंटलमैन। सर मैंने ये पूछना था सर कि सर दरअसल मेरा ना ऑफिस से टाइमिंग होती है ना क्लास की, तो काइंडली सर अगर आप ना थोड़ा सा ना सोल्यूशन की जब बाद में प्रोवाइड करें
ताकि हम अच्छा क्वेश्चन करके ना जी जी सॉल्व बिल्कुल करके तो ना बाद जी में जी ना चेक ना कर बिल्कुल लिया जो करें। आप जवाब निकालेंगे वो सही होगा, वो गलत नहीं होगा। ठीक होगी बात। सर पहली बात तो ये जहन में रख सर ऐसी लें, बात मैंने सोल्यूशन जेंटलमैन ईजाद नहीं किए। जिन ऑथर की किताब है उनका जो मैनुअल होता है वो ऐसा जिस तरह पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। और ये मैनुअल्स वाली आदत छोड़ दें, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपने किया वो ठीक है। अगर आप जवाब मैच करने बैठे रहेंगे तो फिर पेपर में तो कोई जवाब नहीं आपके पास होने जिनसे आप मैच करेंगे। तो जी इसीलिए जी सर। बेहतर ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आएँ। और जो आपके फेलोज़ हैं, आपको मतलब इतने सारे लोग क्लास अटेंड करते नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई तो आप किसी न किसी को तो जानते ही होंगे, उनसे आंसर टैली कर लें, वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये जो इस तरह से आंसर्स हैं वो नहीं होते। और मैंने अभी बताया था कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी ये सारा सवाल कर दें, यू मे आस्क मी कि हमने ये सवाल पढ़ा। अगर आप कहते हैं ना सारा कर दें तो इट मीन्स कि आपको अलिफ बे भी नहीं समझ आई अभी तक जो हमने डिस्कस किया है। अगर आप पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर ये आप हमें बता दें तो रेस्ट इज क्लियर, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। अभी आप बार बार, चूंकि आपकी बिगिनिंग है, बहुत सारे लोग लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपकी फरमाइश पर कर देता हूँ कि आप ये वाला सॉल्व कर दें। मैं पूरा पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन ये इससे मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं पेपर दूंगा तो पास हो जाऊँगा। आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप पास नहीं होंगे। इसलिए इट्स बेटर कि आप खुद करें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आप दफ्तर में बिजी हैं तो सारे बिजी हैं। नुमैर साहब, ज़िंदगी में मुश्किल काम करने की आदत डालें, अपना हाथ नीचे कर लें। कोई और सवाल है तो हम उनका ले लेते हैं। नुमान अफजल, आप बोल लें जी। जी क्विकली, नुमान अफजल। जी सर, वो आपने सिंगल प्रोडक्ट के उस प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजे थे, उससे क्वेश्चन पार्ट बी समझा दे सर। किसका क्वेश्चन का भाई? सर आपने सिंगल प्रोडक्ट के वो प्रैक्टिस मेरा क्वेश्चन बेटा भेजे थे सवाल नंबर बताएं और पार्ट बताएं। सर। 6 क्वेश्चन का पार्ट बी। 6 क्वेश्चन का पार्ट बी, 5-6 की बात कर रहे हैं आप? सर आपने 5B पार्ट था सर उसका। हाँ, मेरे आपके पास हैं सवाल वो? जी सर मेरे पास है। तो आप खोल लें ज़रा अपने पास। 5-5 का बी कह रहे हैं? नहीं सर 6 का। 6 का बी कह रहे हैं? जी सर। क्वेश्चन का टाइटल क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी सर। चलें, ये सबके सामने आ गया जी। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ और उसके बाद आप लोग अपने सामने कर लें। स्टार्ट से करता हूँ जी। मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कैरीज नो इन्वेंट्रीज, कोई इन्वेंट्री नहीं है जी उनके पास। जी मैं ज़रा इसको एक्सेल फाइल में ले आया हूँ ताकि यहाँ पे आपको सामने करवाया भी जा सके। ओके जी, जी मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स carries no inventories as product manufactured only when customer order is received. It is then shipped immediately after it is made for its fiscal year 31st October 2014. Mega's break-even point was 2.4 million. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? जी सर। लो जी, स्क्रीन शो करा दें। ले जी, अब शो हो रही है? जी सर अब हो रही है। चले, बड़ी मेहरबानी। 2.4 million का ब्रेक इवन पॉइंट है। ऑन द सेल्स ऑफ 2 million इट्स इनकम शोड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। अब जरा यहाँ पे आपने लॉजिकल कन्फ्यूजन समझनी है। हमने 2 तरीकों वाला प्रॉफिट एंड लॉस समझा था, मैं वो भी सामने। ये था एक कन्वेंशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर हमने कहा इसकी बजाय अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर की बजाय अकॉर्डिंग टू बिहेवियर करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, और फिर उसमें से माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो जी मैं ज़रा इसको उधर ले जाऊँ जी। चल, तो ये ताकि सामने रहे हमारे। ओके, तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई कि 2.4 मिलियन की सेल पे ब्रेक इवन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 2.4 मिलियन से ज़्यादा सेल होगी तो प्रॉफिट होगा, इससे कम सेल होगी तो लॉस होगा। लेकिन जो अगली बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है 2 मिलियन की सेल से कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 4 लाख का।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 600,000 की, डायरेक्ट लेबर है 700,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 150,000 एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 2 लाख। ठीक। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। पहले तो ये मिसिंग वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे लिख दूँ, वो जो डाटा बताया गया वो ये है 2 मिलियन, 20 लाख की सेल अगर हो तो जो क्रॉस प्रॉफिट है वो बताया जा रहा है 4 लाख का है। ठीक है, मुझे बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी? जिनका सवाल है वो जवाब दें, बता सकते हैं जेंटलमैन? सर मैंने वो डायरेक्टली निकाली है, वेरिएबल फिक्स्ड एफओएच वेरिएबल मेरे एफओएच दोस्त, निकाली है। मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ रहा हूँ, आप क्या बताई जा रहे हैं मुझे? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई 2 मिलियन की सेल है, 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो बता सकते हैं गुड्स सोल्ड की कॉस्ट कितनी होगी? 16 लाख। 16 लाख। बड़ा मुश्किल सवाल तो नहीं मैंने पूछा आपसे? सर वो मैंने चले थोड़ा छोड़ दें, बस साथ साथ रहे ना, आप मेरे साथ रहें। 16 लाख ना समझ आ गया? जी सर। ये 16 लाख कैसे बनेगा? ऊपर लिखा हुआ इन्वेंट्री कोई नहीं है, तो 16 लाख 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। एक डायरेक्ट मटेरियल से जी, एक डायरेक्ट लेबर बोलते जाओ, एक डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच। वो वेरिएबल नहीं जेंटलमैन, टोटल एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल नहीं, सारा ओवरहेड। आपको किसने कहा है कि इन वेरिएबल एफओ जिसमें आता है? ये बना रहे हैं कन्वेंशनल तरीकाकार। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट पूरी बनाई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन नजर तो नहीं आ रही? आ रही है सर। चलो, अगर नजर आ रही है तो जेंटलमैन ये था आपने कि किस तरह से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। ये मटेरियल लेंगे, मटेरियल यूज निकालेंगे, लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगा। तो क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ वेरिएबल भी लिखा हुआ है? सर मैंने वो बिहेवियर के हिसाब से किया तो इसलिए मैंने जेंटलमैन अभी वेरिएबल ऊपर बिहेवियर के हिसाब से ना करें। अभी तो जो डाटा दिया है वो उसको समझ रहे हैं। मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि किस चीज़ों से मिलके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनता है। आप ये बता रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफर्ट से बनता है, तो क्या ये बात सही है? नहीं सर, इसमें टोटल एफओएच आती है। तो भाई आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देना। सवाल गंदम जवाब चना हमारे पेपरों में देंगे तो फेल कर देते हैं हम, इसलिए जो पूछें उसका जवाब दें। अब बताएं, आपको सवाल में डायरेक्ट मटेरियल बताया है? जी सर बताया हुआ है। कितना? 6 लाख है सर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर तो नहीं बताई? बताई हुई है सर। कितनी है? 7 लाख है। चलो, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल बताया हुआ आपको? जी सर टोटल बताया हुआ है। कितना बताओ जरा? नहीं सर टोटल नहीं बताया हुआ, वेरिएबल बस ठीक बताया हुआ है। है, वेरिएबल को गोली मार दो। टोटल बताया कि नहीं ये बताओ? नहीं बताया हुआ सर। अच्छा, आपको पता है इन तीनों चीजों को सम करेंगे तो बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो हमें पता है। वो कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? सर 16 लाख। अगर 16 लाख इन तीन चीजों का टोटल है तो क्या दरमियान वाली वैल्यू निकाल सकते हो? जी सर। 6, 7, 13 और फिर फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? 3 लाख सर। समझ तो नहीं आ गई बात? आ गई है सर। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें हैं। इस 3 लाख में दो चीजें हैं। एक क्या है? वेरिएबल एफओएच, और एक क्या है? फिक्स्ड। वेरिएबल आपको बता दिया था सवाल में। कितना बताया हुआ वेरिएबल? सर वेरिएबल 2 लाख। 2 लाख है, तो फिक्स कितना होगा? सर फिक्स्ड 1 लाख। 1 लाख पक्की बात है? जी सर। ठीक है, कैसे पता चला है? वेरिएबल हमें सवाल में बताया हुआ है 2 लाख है, ऐसा ही है। टोटल हमें पता लग गया कितना है, 3 लाख। तो इन दोनों का जो फर्क है वो हमारा फिक्स हो जाएगा। समझ तो नहीं आ गई? आ गई है सर। चलो, मेरे से आप जो बच्चों वाले सवाल करवा रहे हैं मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए। नहीं सर मैं इसका कोई पार्ट बात पूछा था। टेंशन नहीं लेनी, पहले ये करेंगे तो बी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जी सर। आगे चलते हैं जेंटलमैन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ऊपर लिखा हुआ था 2.4 मिलियन की सेल्स पे, ब्रेक इवन होगा। सॉरी यहाँ पे आ जाए 2 मिलियन की सेल पे इनकम स्टेटमेंट शोड अ ग्रॉस प्रॉफिट इतना जी, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1.5 लाख का है। ठीक है, कितने की सेल पे? 2 मिलियन की। 2 मिलियन की सेल पे सर। चलें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 2 मिलियन की सेल है,
और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? जी सर बता दें। 18,50,000। लो जी 18,50,000। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं 18,50,000 में क्या कुछ शामिल है, तो ये अभी आपके सामने आ भी रहा है, आप इसमें देख लें चाहे जी। 18,50,000 में जो वेरिएबल एफओएच वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें क्या कुछ शामिल है? ये डायरेक्ट मटेरियल शामिल है? जी सर। डायरेक्ट मटेरियल शामिल है? जी वेरिएबल में सर शामिल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो रेड वाला कॉलम है इसमें डायरेक्ट मटेरियल लिख देता हूँ। कितना है डायरेक्ट मटेरियल? सर 7 लाख। चलो नजर तो नहीं आ रहा? नहीं सर 6 लाख है डायरेक्ट मटेरियल। चलो आप कहते हो तो 6 लिख देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। जी 6 लाख कर दें? जी सर। चलें। और लेबर कितनी है? 7 लाख है सर। ठीक है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पता है कि नहीं पता? पता है सर। कितना? 2 लाख। 2 लाख। चलो चलें जी, वो भी कर दिया 2 लाख। ठीक है। अब उसके बाद क्या बचता है? वेरिएबल सेलिंग और वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता अभी तक। ठीक है जी सर। हमें पता है कि टोटल कितना है वेरिएबल कॉस्ट का, 18,50,000। ऐसा ही है? जी सर। चलो अगर ये 18,50,000 टोटल है, तो ये पता कर सकते हैं कि फिर वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये 2 लाल जो डब्बे हैं, इनका टोटल कितना होगा? कह सकते हैं? जी सर। कितना? 7, 6, 13 और 2, 15, 15, 18 लाख। 50 में से 15 निकाल दे तो बाकी कितना बचा? 3,50,000। समझ तो नहीं आ गई कहीं? आ रही है सर। अल्लाह खैर करे फिर। तो 3,50,000 ये हम इसको सेलिंग एडमन दोनों इकट्ठा कह सकते हैं, बिकॉज हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी भी। यहाँ तक समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा, तो अब आपको पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। पता चल गए? जी सर। ठीक है। कैलकुलेट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये भी हमने निकाल लिया था 1 लाख। ठीक है। और कैलकुलेट करें फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है जी। चलें। अब वो जो फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। इधर आ जाते हैं। वो आपको बताया हुआ है 25 लाख पे क्या हो जाता है आपका ब्रेक इवन। ऐसा ही है? जी सर। तो 25 लाख में अगर ब्रेक इवन होता है, इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट है नीचे वाला, ये आपका 0 होगा प्रॉफिट वाला। ऐसा ही है ना भाई? जी सर। अच्छा, तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पता चल सकती है? जी सर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाँ जरा कर लें। 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 2 मिलियन की सेल पे, तो बताएं कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है? जल्दी से बता दें। ओए होए होए, कितना मुश्किल काम बता दिया मैंने। 1.5 लाख को 20 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। सर 7.5 आता है। चलो जी इधर देख लो अब जरा। 7.5% निकला है आपका, तो 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7.5%। ठीक है। जी सर। तो 187,500। वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं इन दोनों का फर्क? हाँ ना बता दो। जी सर। चलो। और ब्रेक इवन लेवल पे फिक्स कॉस्ट कितनी होती है? जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, तभी तो 0 आएगा। हाँ या ना बोलो। जी सर। चलो भाई, ये 187,500 अगर माइनस करें तो 0 आता है। इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 187,500। हाँ ना? जी सर। लो जी, तो इस फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या कुछ शामिल है? एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड शामिल है और एक फिक्स सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शामिल हैं। ऐसे ही है? जी सर। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड तो आपको पता लग गया हुआ है, वो कितना है आपका? 1 लाख। टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,87,500, 187,500। और उसमें से फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 1 लाख था। 1 लाख। तो बाकी कितना बचा?
मुश्किल हो गया भाई। नो सर। 1,87,500 में से अगर आप माइनस कर दें 1,00,000 तो क्या निकलेगा? मुश्किल हो गया भाई। वो 87,500 नहीं निकलेगा। 12,500 सर। 12,500। ओ भाई इधर देखो जरा, ये फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी निकली है? 1,87,500 और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 1 लाख सर। तो 187,500 में से 1,00,000 निकालें तो 12,500 आ जाएगा। सर 87,500 तो मैंने वो लैख से वो 87,500 माइनस कर। चलो मुझे ये बता दो 87,500 आएगा कि नहीं जेंटलमैन? आएगा सर। लो जी, ये थी आपकी पहली रिक्वायरमेंट का तीसरा पार्ट, फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। निकल आए? जी सर। लो वो कह रहा है जनाब इग्नोर योर आंसर इन पार्ट ए, ये जो भी आपने कारनामा सर अंजाम दिया, कहते हैं इसको इग्नोर कर दें और अज्यूम करें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाज 100,000। ये अज्यूम करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, हमने खुद भी निकाला तो इतना ही निकला था, इतना ही निकला था ना। जी सर। खैर वो कह रहा है कि आप छोड़ दें जो आपने पार्ट 1 में किया है, अज्यूम कर लें फिक्स एफओएच 1,00,000 का है और फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 80,000 के हैं। मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट फील दैट इफ द कंपनी इंक्रीज इट्स एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट बढ़ा दी जाए तो सेल कुड बी इंक्रीज बाय 15%, 15% से सेल्स बढ़ जाएगी। What is the maximum increase in advertisement cost that company can incur and still report the same income as before advertising expenditure? उतना ही प्रॉफिट या उतना ही लॉस कंपनी कमाए जितना पहले कमा रही थी। साथ ये है कि अगर सेल प्राइस कितनी बढ़ा दी जाए 15%, ठीक है जी। ले, ये है आपका असल डाटा। इधर आ जाते हैं, मैं अब ये वाली चीज़ एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ ताकि आप वो रह जाए आपके पास। लें जनाब, पहले आपकी सेल कितनी है? 2,00,000। सेल कितने % बढ़ रही है? 15%। चलो तो कर सकते हैं, ये जो सेल है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.15, तो ये 23 लाख की 15% सॉल्व करोगे 3 लाख बनेगा, 23 लाख की सेल होगी, 23 लाख। यस नो? यस सर। लो जी, फिर आगे वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज आपने पहले ही निकाली हुई थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, वो ना भी निकली हो तो हम खुद फिर उसको ले सकते हैं, दोबारा देख लेते हैं। सर। हाँ चलो छा गए हो आप। अगर वो 7.5% है तो हम अप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 7.5%, ठीक हो गया? जी सर। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आया तो इन दोनों का फर्क हम ये भी निकाल सकते हैं। लो, अब कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। अज्यूम करें कि आपकी फिक्स कॉस्ट 1,80,000 है, ठीक है? 1,00,000 वो वाली और 1,80,000 वो वाली, समझ आ रही है बात? जी सर। तो कंपनी करंटली क्या कमा रही थी पहले जरा देख लें। अगर 1,80,000 पहले कितनी थी? 187,500 थी ना फिक्स कॉस्ट आपकी। सर ये हमने पीछे वो 2.5 मिलियन लिख दिया था, वो 2.4 होना था, यहाँ पे 1,80,000 होना है सर। कहाँ पे? ये 1,87,500 सर, 1,80,000 होना है। अच्छा, ये 2.5 की बजाय 2.4 है। जी सर, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो। लो भाईजान, मसला ही कोई नहीं, ये 180 होना है। जी सर। हाँ, तो फिर इसका मतलब वो ये है कि वो नीचे भी 80 आएगा। जी सर। वो जो हमें कह रहा है, एहसान चढ़ा रहा है कि पहले पार्ट को इग्नोर कर लें और फर्ज कर लें, तो फर्ज कराने की क्या ज़रूरत है? हमने तो खुद भी यही जवाब निकाले हैं। जी सर। ऐसा ही है ना? जी सर। मतलब ऐसे ही आपको तंग कर रहा है। चलो खैर, तो 187,000 है, सॉरी 180,000। 180,000 है सर। लो जी, इसका मतलब कंपनी कितना पहले नुकसान कमा रही थी? 30,000। 30,000। आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी अभी भी उतना ही नुकसान करे, कितना करे? जितना पहले कर रही है। पहले कर रही है, पहले कितना कर रही है? 30,000 का सर। ठीक है, अगर 30,000 नुकसान हो तो पूछा यह गया है कि कंपनी कितना और एडवर्टीजमेंट का खर्चा अफोर्ड कर सकती है कि उतना ही नुकसान कमाए, ना कम हो नुकसान ना ज़्यादा हो। अगर प्रॉफिट था तो उतना ही प्रॉफिट हो जितना पहले था। तो जो एडवर्टीजमेंट होती है ये आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। अब ये 180 दरम्यान में से मैंने निकाल दिया,
हमने 1,72,500 में से कोई ऐसी चीज माइनस करनी है जिसका इससे जवाब -30,000 आ जाए। तो दूसरे लफ्जों में 1,72,500 जमा 30,000 कर लेंगे तो 2,02,500 आपकी फिक्स कॉस्ट हो। 2,02,500 आपकी फिक्स कॉस्ट हो तो आपका उतना ही रिजल्ट निकल आएगा। ऐसा ही है जेंटलमैन? जी सर। अच्छा, अब सवाल ये था दोबारा, व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्रीज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कंपनी कैन अफोर्ड। पहले कंपनी की फिक्स कॉस्ट 180 थी, अब 2,02,500 हो जाएगी। इन दोनों का फर्क ले लें तो ये वो कॉस्ट है जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है कि उतना ही नुकसान कमाए, तो वो 22,500 बनता है। समझ कोई नहीं आई? हाँ ये सर। चलो, बड़ी मेहरबानी जी। कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। नुमान अफजल हैं आप? जी सर। चलो जी, नुमान अफजल साहब, आपका शौक पूरा हो गया है जी। अब अगेन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सारे मेरे से करा लें ताकि मैं पास हो जाऊँ और आप माशाल्लाह वैसे के वैसे रहें, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएं। ये मुनासिब तरीका नहीं होता है। प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड आस्क रेलेवेंट पॉइंट। कि ये वाला पॉइंट है, ये समझ नहीं आया, अगर ये समझा दिया जाए तो काम आसान हो सकता है। तो आई कैन आंसर दैट वेरी इजीली। मैं अभी भी आपके लिए यही प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ और कल इसको लिंक कर दूंगा आपके अगले वाले टॉपिक के साथ, जो कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। किताब में भी अगला ही चैप्टर है आपका, 6 नंबर चैप्टर, वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से, उसको लिंक करेंगे। और इसी सारी, अगर ये चीज़ आपको अच्छी समझ आ गई तो अगला टॉपिक हार्डली 5-10 मिनट की बात है, आप समझें, हम उसको बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यू नीड टू सॉल्व ऑल दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मैं अभी उसको स्टार्ट अभी कर लेता, अभी टाइम चूँकि कम है, 2-4 मिनट रह गए हैं, तो आई विल नॉट बी स्टार्टिंग इट राइट नाउ। तो कुछ सवाल है अगर आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 88 जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 88 की 88 यही रिमार्क्स लिखे हुए हैं, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। मैं समझा कोई काम के सवाल लिखे हुए हैं तो मैं पढ़ लूँ। अस्तगफिरुल्लाह जी। ये हेरा ने भी यही कहा है, गैरिजन का मैनुअल, तो गैरिजन का कोई मैनुअल मेरे पास नहीं है और ये अवेलेबल बड़ी मुश्किल से होती हैं इस तरह की चीज़ें। आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल की बजाय ख़ुद सॉल्व करें और जो फेलोज़ हैं उनसे मैच करें, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू लर्न समथिंग। और अगर कोई पर्टिकुलर इशू है तो आप कर सकते हैं। मानूर, आप अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, अभी आपने बताया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज वाले जो टॉपिक है वो हम जी, ना करें। ऑपरेटिंग लीवरेज बिल्कुल नहीं करें आप, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। और सर सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं है या और भी कोई टॉपिक है? नहीं, बस अभी वो जगह जो चूँकि ये जो बुक आपको रेफर हुई हुई है ना, ये हमारे सिलेबस को देख के नहीं बनाई गई। अच्छा हमें किताब अच्छी लगी है कि ये आपके लिए आपके सिलेबस को कवर करती है काफ़ी हद तक, तो हमने आपको रेफ़र कर दी है। फाइन। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने सारी किताब को पढ़ना है। हमने सारी किताब में से जो हमारे से सिलेबस से रेलेवेंट है हम वो पढ़ेंगे, और अगर कोई ऐसी चीज़ आई जो इस बुक में नहीं है तो हमें कोई और बुक रेफ़र करना पड़ी तो हम वो भी किताब इसी तरह सॉफ्ट में आपसे शेयर कर देंगे। चलो ठीक है सर। इस वक्त फिलहाल इस चैप्टर में सिर्फ आपके जी पास सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज है, रेस्ट यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, आपने एक दफा बताया था कि ग्राफ्स भी नहीं आते। ये ग्राफ आपको टेक्निकली समझ आनी चाहिए, लेकिन पेपर में 90% केसेस में हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करवाते, क्योंकि वो मैथमेटिकल वर्क होता है ना। तो मैथमेटिकल वर्क जो है वो मैथमेटिक्स में हम चेक करेंगे इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग। आपको समझ होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है, वो समझ आ गई आपको। जैसे मैं भी आपके सामने मुख्तलिफ काम एक्सेल में कर रहा हूँ, अगर मैं ये एक्सेल को कह दूँ कि ग्राफ बना दे मुझे, तो वो 1 सेकंड में ग्राफ बना देगा और उसके अंदर कमांड फीड है। तो जो काम मतलब सॉफ्टवेयर कर सकते हैं उस पर आमतौर पर फिर हम टाइम ज़रा कम ज़ाया करते हैं, और प्रैक्टिकली पेपर में उस तरह की चीज़ें नहीं पूछते, लॉजिक पूछते हैं, कॉन्सेप्ट पूछते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी नबीला, आप अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद सर
आई वांट टू आस्क कि आपने स्टार्टिंग में हमें कहा था कि जो बुक है उसका चैप्टर 1 और 2 पढ़ना है, राइट? जी वो पढ़ना है, सर और उसमें अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो भी कर लेते, या मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए थे वो भी कर लेते। वो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए हमने डे 1 से जो 1 वीक 1.5 वीक हमने लगाया था वो उसके लिए ज़रूरी था। जी नबीला, अब आप अच्छा सवाल करें। सर ये क्वेश्चन था कि उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो कर लें, बेटर होगा कि नहीं? जी सर वो ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अभी स्क्रीन पे आपको शो भी कर देता हूँ, मैंने करवाए भी प्रैक्टिस के लिए एक पूरा, जैसे ये टेबल मैंने बनवाया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे एंड ऑल दैट। तो ये जी सारा सर। इसीलिए करवाया था कि देखिए अगर बार बार हम रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे वो तो उसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं ना। सेल्स में जी से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, सेल्स में से जैसे अभी ये साहब ने सवाल पूछा और मैंने सॉल्व किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है एंड ऑल दैट। इसका मतलब अगर आपने उसको किया होगा, क्योंकि ये जो लोग डायरेक्टली, कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इसी लेवल में लैंड किए हैं, अभी एडमिशन हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी आईसीएमए के पिछले पार्ट्स को क्लियर कर किया है उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद और अब पहुंचे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियसली क्लियर किया है प्रॉब्लली उन्होंने ये चीज़ें आईसीएमए के अंदर एजुकेशन स्कीम में पढ़ी हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी। अगर वो दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट द पीपल हु आर डायरेक्टली लैंडिंग इन दिस कोर्स और इन दिस स्टेज, इन दिस लेवल, मैनेजरियल लेवल 2, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर कर लें। उससे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बेस बिल्ड हो जाएगी, और फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रा आसान हो जाएंगे। आई होप समझ आ गया। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अलीज़े, आपने हैंड रेज किया हुआ था, मैंने आपको अलाउ किया, बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मशीन आवर्स के मुतालिक, वो हमने करने हैं कि नहीं? मसलन क्वेश्चन नंबर बताएं। सर E613B मल्टी प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है। ओके, लेट मी ओपन इट। GE13B, यस सर। जी ये वाला। जी, company manufactures and sells 2 product relevant per unit data concerning is given below, selling price बताइए, variable cost। ओके जी, इसमें लिमिटिंग फैक्टर की बात आ रही है जी, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करें आप इसमें। अगर कहीं पे कंस्ट्रेंट या लिमिटिंग फैक्टर की आ रही है, मैंने दिया इसीलिए है बिकॉज जो अगला टॉपिक है वो इन चीज़ों से इरेलेवेंट है। इसको मार्क कर लें, जब अगला टॉपिक अब कर रहे होंगे उस वक्त ये क्वेश्चन मुझे याद करवाइए कि मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। ओके सर, थैंक यू जी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। अभी यही जो ब्रेक इवन वगैरह की प्रैक्टिस है इसको फाइनल करें। जो मैंने हैंड आउट दिए हुए हैं, जो बुक से क्वेश्चन है, सिंगल प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑल दैट, ये सारे आप कंप्लीट करेंगे। एंड टुमारो इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चन ऑन दिस तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे, और अदरवाइज अगली डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं अगेन तमाम लोगों को कहूँगा, ये जैसे बहुत सारे लोग, नुमैर साहब ने नुमैर गैलेक्सी A51 से ज्वाइन किया हुआ है, ये डिवाइस के नेम से ज्वाइन करने के बजाय आई वुड रिक्वेस्ट बाकी लोगों ने भी नाम और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से ज्वाइन करना है। ये मैनेजमेंट के लिए आसानी होगी कि अगर कोई इस तरह से ऐसे ही कोई लोग आ जाते हैं क्लास में तो उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। आई वुड प्रेफर कि हम इस तरह इंटरेक्टिव सेशन करें। इसमें जो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कुछ रूल्स का ख्याल रखेंगे। सो एनीवेज, आई होप कि आज कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी। कल इंशाल्लाह इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। ज़िंदगी रही अगर इंशाल्लाह तो कल मुलाकात होगी।